ओके नाउ तो टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, समझो। तो सबसे पहला फैक्टर है बेटा दैट इज, हाँ दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इफ आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्टेंट्स आर देयर, रिएक्टेंट्स आर देयर, ठीक, तो रिएक्शन कैसी होंगी, फास्ट, रिएक्शन विल बी फास्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक, रिएक्शन जल्दी होंगी। नेक्स्ट, इफ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर देयर, मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स आर देयर, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स हैं देन द रिएक्शन विल बी स्लो। क्लियर है, अभी बता ही चुके हैं इसके बारे में कि जो अगर आयनिक रिएक्शंस हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, और अगर आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्शन विल बी स्लो। मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो क्यों होती हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड सॉल्वेंट में जाने के बाद टूटते तो है नहीं, तो पहले वो टकराएंगे, टकराने के बाद उनके बॉन्ड टूटेंगे, टूटने के बाद इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर वो बॉन्ड जोड़ेंगे, तो लंबा प्रोसेस चलता है, इसलिए रिएक्शंस कैसी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ठीक है, द सेकेंड इज टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखेंगे, इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज then the rate of reaction will also increase, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules will increase and effective collisions will take place, और effective collisions होंगे। What do you mean by effective collisions? हाँ, those type of collisions which will convert into product, है ना, या ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे कोलिजन, ऐसे बेटा मॉलिक्यूल टकराएं कि जिनसे प्रोडक्ट बन जाए, वो इफेक्टिव कहलाते हैं। और ऐसे टकराते रहो, कुछ बने ही ना, रिएक्शन हो ही ना, तो इफेक्टिव थोड़ी हुए, तो नॉन इफेक्टिव हो गए। तो ओनली few % ऑफ द रिएक्टेंट्स बेटा विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर हम टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं, बिल्कुल भी टेम्परेचर रिएक्शन को प्रोवाइड ना करें, तो रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि टकरा तो रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन उनकी एनर्जी उतनी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो बेटा वही मॉलिक्यूल जो टकराने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही कोलिजन्स क्या कहलाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है, एक प्रॉपर एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। मतलब पता चला इस एनर्जी तो बहुत है, लेकिन मॉलिक्यूल एकदम बगल से निकल गए छू के, एनर्जी तो बहुत थी, इतनी एनर्जी थी कि टकराते तो टूट जाते बॉन्ड, लेकिन एक दूसरे को टच करके निकल गए, तो बॉन्ड टूटेंगे नहीं, टूटेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ मॉलिक्यूल का। प्रॉपर ओरिएंटेशन कब होगा, जब एनर्जी भी प्रॉपर हो और टकराएं भी सामने से। जब टकराएंगे तभी बॉन्ड टूटेंगे। गाड़ी डैमेज कब होंगी, जब सामने से टकराएंगी। जब आप मान लो स्पीड तो 100 की चल रही है, लेकिन छू के निकल गए, रगड़ के एक दूसरे के, मिरर टूट गए, साइड मिरर, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। ठीक है, तो मतलब हुआ कि प्रॉपर एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी जरूरी है। ठीक है, थर्ड, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा कि मान लो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रिएक्शन होने के बेटा जो चांसेस होते हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ reactants increases, then the rate of reaction also increases. अगर सरफेस एरिया बढ़ता है बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी
बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का एक टुकड़ा ले लो और उस आयरन के ही टुकड़े की उतने ही वेट की एक जाली बना दो, नेट, और लगा दो खिड़की पे, उसको भी रख दो खिड़की के पास, तो किस पे रस्टिंग फास्ट होगी? जाली पे, क्योंकि जाली का सरफेस एरिया उससे ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है बेटा, ज़्यादा सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा ना उसका सरफेस, ठीक। और अगर आप लोहे का पीस रख रहे हो तो केवल उतना ही सरफेस आएगा एयर के कांटेक्ट में, और उतने ही वजन की अगर जाली बना दे रहे हो तो ज़्यादा सरफेस आएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ता है अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मेटल को क्या करते हैं बेटा, या सेम अमाउंट ऑफ कंपाउंड को क्या कर दें कि उसको ब्रेक कर दें या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। तो कोई भी रिएक्शन जब हम लैब में लगाते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट को पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लिया जाता है? हाँ, जितना पाउडर्ड करेंगे, जितना फाइन कर देंगे, उतना ही सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा। हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जैसे 1 kg बड़ा सा टुकड़ा ले लो, 1 kg, और 1 kg फाइन पाउडर कर दो, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? जो फाइन पाउडर हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या होता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। आप जानते हो ना, कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं। तो जो बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटाते हैं उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन का रेट बढ़ता क्यों है, क्यों कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है बेटा, तो उसको एक ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लें थोड़ा सा, रिवर्स नहीं होती बेटा, रिवर्स नहीं कहेंगे, वो कैटलिस्ट जो होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में काम, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप है, सपोज दैट अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड भी चल रही है और बैकवर्ड भी चल रही है, तो कैटलिस्ट दोनों साइड के लिए सेम वर्क करता है, फॉरवर्ड के लिए भी वही वर्क करेगा, बैकवर्ड के लिए भी वही वर्क करेगा। मतलब जितना स्पीड बढ़ा देगा वो फॉरवर्ड की, उतनी ही स्पीड बढ़ा देगा बैकवर्ड की, ठीक। तो जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं उन पे कैटलिस्ट सेम इफेक्ट डालता है, फॉरवर्ड पे भी और बैकवर्ड पे भी। लेकिन जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, उनमें कैटलिस्ट सेम ही डायरेक्शन काम करता है, बैकवर्ड के लिए कोई काम नहीं करता, वो रिवर्स नहीं करता रिएक्शन को, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, presence of catalyst, rate of reaction increases। हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तो हम समझेंगे उसको एक ग्राफ की हेल्प से, वो ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। यहाँ पर साइड में हम लोग लिखेंगे एनर्जी, ठीक। और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी का एवरेज, मैंने बताया ना क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नंबर के नहीं होते, ऐसे सारे मॉलिक्यूल भी सेम एनर्जी के नहीं होते, किसी की एनर्जी कम, किसी की ज्यादा, तो सबकी हमने एवरेज एनर्जी निकाल ली। सपोज दैट दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अब यहां पर एक बैरियर है बेटा, पहले समझेंगे सभी, अच्छा, उसके बाद लिखेंगे। ये एक बैरियर है जिसको कहा जाता है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बेटा, कि जब तक मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। अब मान लो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल जो बेटा जब टकराते हैं तो उनके कोलिजन इलास्टिक टाइप के होते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि वो अपने एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। समटाइम एक मॉलिक्यूल है और 10 मॉलिक्यूल एक साथ आके उससे टकरा गए, तो 10 ने अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी, उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? ज्यादा, और जैसे ही ज्यादा हो जाएगी वो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा बहुत कम होता है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है, मुश्किल से 8-10%, 5%, 10% रिएक्शन ही होती है, बाकी 90% कोलिजन बेकार होते हैं,
उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन रिएक्शन को थोड़ा सा हीट कर दें तो एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस बैरियर को ज्यादातर रिएक्टेंट क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है बेटा, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर है, यानी वो कम से कम एनर्जी बैरियर है। जब तक ये मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं करेंगे, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। तो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटा मॉलिक्यूल की कम से कम इतनी हो कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, देन दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अब ये क्या है, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ किसकी है बेटा, प्रोडक्ट्स की। अब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, सुनो ध्यान से सभी, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेटा, दैट इज नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी करके कहते हैं। अब अगर हमने मान लो इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, तो हमारा पॉइंट क्या लिखा है, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। जो मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वो डिक्रीज इसलिए हो जाती है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट बिकम्स लोअर, और तब हमें कम एनर्जी ही चाहिए होती है किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ये EA डैश करके लिख लो। दिस एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बट किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, अब अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो ये जो एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, ये कम नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ जाएगा बेटा, अब हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जितना लोअर रहेगा ये, उतना ही ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसको क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसी वजह से कैटलिस्ट डालने पर जो आपकी रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। समझ आ गया ग्राफ क्लियर है? और ग्राफ में बेटा ये जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक, अब देखो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा है बेटा, सुनो पहले, रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, रिलीज हो गई, निकल गई। तो ये जो ग्राफ बना है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। और यही लाइन अगर हम यहां बना दें ऊपर, तो एंडोथर्मिक टाइप हो जाएगी। रिएक्शन क्या कर रही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाएगी। समझ आ गया सभी को? ठीक है, लिख लो जल्दी से।